गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाखरे ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था क्या रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर, और उसमें मैंने आपको बताया था इनिशियल पोजीशन पे वो बताया था मैंने क्या बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है। मैंने बताया था बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार से होता है। किस कौन कौन से? एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा? होमोलाइटिक, और दूसरा कौन सा था? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है ना। होमोलाइटिक में मैंने बताया था जब बंध का किसी संयोजक बंध है उसका समान रूप से विभाजन क्या कहलाता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है ना। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के दौरान जो बनती है स्पीशीज उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम क्या? मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल उसे कहते हैं। अब मान लीजिए एक बात बताऊंगा तुमको, हम मान ली कार्बन की बात करते हैं। कार्बन किसी एटम के साथ बंध बनाए हुए हैं, ये कार्बन है, मान लीजिए कोई एक्स एटम है ना, और बाकी तीन ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं ना। अब मान लीजिए कार्बन और एक्स के मध्य होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या होगा? एक बंध का इलेक्ट्रॉन, एक दो, तुम पता है संयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास में है ना। तो जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी कैसे? कार्बन इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ये बंद ये एक बंद ये, साथ में दूसरी स्पीशीज कौन होगी? ये है ना। ठीक है, अभी मुक्त मूलक युक्त जो स्पीशीज बनी है ना, इसे क्या कहेंगे हम? कार्बन मुक्त मूलक। क्या कहेंगे इसको? कार्बन मुक्त मूलक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये होता है भैया कार्बन मुक्त मूलक। अब देखिए हम पढ़ेंगे आज की जो हमारा जो वीडियो है वो है किसके बारे में? कार्बन मुक्त मूलक की संरचना और उसका स्थायित्व है ना। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा लास्ट क्लास का। अब देखिए कार्बन मुक्त मूलक है, उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। मैं उसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। यदि हम स्ट्रक्चर बना देंगे ना तो उससे सारी थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी हमारी। ये देखो ये है क्या? कार्बन है ना। अब इस पर एक बंध ये है, एक बंध ये है और एक बंध ये है ना। तीन बंध थे और एक क्या था? एक था मुक्त मूलक अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो बंध बनाए हुए नहीं होता है तो ये भैया ये होता है किसमें? पीजेड कक्षक में। कौन से कक्षक में होता है एक इलेक्ट्रॉन? ये लो पीजेड कक्षक। अच्छा ठीक है, अब तीन बंध तो ये है ना। ठीक है, और एक जो क्या नाम से एक ऑर्बिटल है पीजेड। ये कौन सा ऑर्बिटल भैया? पीजेड ऑर्बिटल। कौन सा है ये? पीजेड ऑर्बिटल है ना। अनहाइब्रिड कैसा है? असंकृत है ना, पीजेड कक्षक ना। और ये है जो तीन बंध हैं ये कौन से हैं? हाइब्रिड। कौन से हाइब्रिड है? sp2 संकृत कक्षक। कैसे हैं? ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये लो ना। ये कैसे हैं? sp2 संकृत। ठीक है, अच्छा इसके मध्य जो बंध कोण होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री का। कितना होता है भैया? ये लो ये कितना है? ये है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है इसमें ना। अब ठीक है, देखो अब इसमें क्या क्या पता चल गया हमें। एक बात बताओ, तुमने पढ़ा है वैसे पर थोड़ी से sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है संकृत कक्षक, सॉरी sp2 हाइब्रिड जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बताइए? उसकी होती है कैसी? त्रिकोण समतलीय। कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय। अब देखो इसकी संरचना के बारे में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ बच रहा है क्या? एक चीज और बच रही है, बताओ क्या बच रही है? देखो तुम पता है एक बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? दो इलेक्ट्रॉनों की ना। अब इसमें कितने बंध बने हुए? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कौन सा? ये रहा। तीन बंध है तो तीन बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो ये है ना। 6 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 6 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसकी परिधि में? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो
इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक ऐसी स्पीशीज हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन न्यून। कैसी स्पीशीज है? 1 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है ना। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ। ये कैसा है? sp2 संकृत कक्षक है ना। और इसके पास में एक कैसा ऑर्बिटल है? pz असंकृत कक्षक भी अवेलेबल है। दूसरी चीज, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 120 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है इसमें। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? त्रिकोण समतली। कैसी हुई भाई? त्रिकोण समतली है ना। और इसमें इसके परिधि में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। कैसी स्पीशीज है? 1 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज। क्यों है 1 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज? क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि इसका जो है अष्टक, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज कहेंगे। अब तुम एक बात बताओ, अभी मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। अभी इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात व्यवहार करेंगे, नाभिक स्नेही की बात व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किसके बात व्यवहार करती है? इलेक्ट्रोफाइल की बात। किसकी बात व्यवहार करती है भाई? इलेक्ट्रोफाइल की बात है ना। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में लिख देता हूँ ना इधर। तो लिखेंगे हम, देखिए तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में है, सारी चीजें इसमें दर्शा दी है ना। अब इसकी संरचना के बारे में थ्योरेटिकल रूप से लिख देते हैं ना। देखिए लिखेंगे कार्बन, इधर लिखेंगे, मैं इसको तो इधर से है तो मिटा देता हूँ ना। इसमें लिखेंगे कार्बन मुक्त मूलक 3 sp2 संकृत कक्षकों के साथ बंध बनाए रहता है। लिखेंगे कार्बन 3 sp2 संकृत कक्षकों के साथ बंध बनाए रहता है। एक चीज तो ये हो जाती है फिर ना, कि भाई कितने कक्षकों के साथ बंध बनाए रहता है? 3 कक्षकों के पास ना। जबकि इसमें क्या होता है? जबकि इसके पास एक pz असंकृत कक्षक पाया, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है ना। किसमें? pz कक्षक में, जो कि कैसा होता है? असंकृत होता है ना। अब आगे, अब देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है भाई? ये है कैसी स्पीशीज है? ये इसकी परिधि में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अतः इसकी परिधि में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो इसकी परिधि में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो कैसी स्पीशीज है? 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इसके अष्टक में, कार्बन के अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अतः कार्बन की परिधि में या बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्षक
8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। कैसी होती है भैया? एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बंद कौन कितना होता है? बंद कौन कितना होता है? 120 डिग्री का। कितना होता है इसमें sp2 कक्षकों के मध्य sp2 कक्षकों के मध्य 120 डिग्री बंद कोण पाया जाता है। कितना बंद कोण पाया जाता है भाई? 120 डिग्री का बंद कोण पाया जाता है। किसमें? कार्बन मुक्त मूलक में sp2 कक्षकों के मध्य। ठीक है। अच्छा, और इसकी ज्यामिति कैसी होती है बताओ? कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोण। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय इसकी ज्यामिति होती है। ठीक है। अच्छा, होगी है ना। एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है ना। बंद कोण कितना है? 120 डिग्री का है ना। और क्या है इसके पास में? क्या है? 3 sp2 संतृप्त कक्षक हैं और एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है। तो ये तो हो गई भैया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ तुमको। एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज मान लिया। अब जिसके पास मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा क्या है? पैसों की कमी है। बताओ, बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, अर्थात इसके पास में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कमी है। एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? लेना पसंद करेगा ना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करने का मतलब है कि भाई जब किसी जो इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब उसका स्थायित्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो एक बात बताता हूँ, जब किसी के पास में धन कम होता है, पैसों की कमी होती है, तो किसी इधर उधर भटकता है कि इससे पैसा मिल जाए, मुझे इससे पैसा मिल जाए। भटकता है कि नहीं भटकता? तो अब यदि उसको कोई पैसे देने वाले मिल जाए तो बताओ वो स्थायी हो जाता है कि नहीं हो जाता? स्थायी हो जाता है। वो किसी के पास नहीं जाएगा फिर यदि उसके पास में कोई पैसे देने वाला है तो, है ना। नहीं जाता ना। ऐसे तुम्हें पता है, तुम सभी, मुझे लगता है सभी बाहर रहते हो ना। सभी बीएससी कर रहे हो, बीएससी बीएड में है तो बाहर रहते हो सभी रूम पे। पैसों की कमी हो जाती है कई बार। यार दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी में करने में पैसे खर्चे हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास पैसे की कमी होगी, अब तुम पता है खर्चे के लिए पैसे चाहिए। अब खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो घर वालों से बात करोगे, घर वाले डालेंगे। घर वाले तभी डालेंगे जब यार तुम्हारे पैसों की वो हो जाए। भाई उन्होंने पता है 1 महीने में इतना खर्चा होता है, उसी हिसाब से पैसे देते हैं। तुम इन्वेस्ट कर देते हो इधर उधर। अब तुम किससे मांगते हो? किसी न किसी दोस्त बनाते हो, कोई पैसा वाला है बढ़ाते हो, नहीं बढ़ाते तो पैसे उससे लेते हो। अब वो पैसा दे नहीं दे यदि वो पैसा दे रहा है तो तुम स्थायी हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तुम स्थायी हो जाओगे, किसी और के पास नहीं जाओगे पैसे लेने के लिए। अब देखो, अब ये कार्बन मुक्त मूलक है, ये एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब यदि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज मिल जाए तो क्या होगा? इसका स्थायित्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और तुम पता है, मैंने बताया था पहले, नहीं बताया फिर बता रहा हूँ अभी ना। एक होता है प्रेरण प्रभाव। क्या है? प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव किसे कहते हैं? पता है किसी को? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। प्रेरण प्रभाव का मतलब भैया सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का
सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आंशिक विस्थापन ये क्या कहलाता है? ई प्रेरण प्रभाव कहलाता है। क्या भाई प्रेरण प्रभाव की परिभाषा में क्या बताई? इसका कहते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं प्रेरण प्रभाव को इंग्लिश में, ठीक है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से, है ना। अब इंडक्टिव इफेक्ट है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋण परमाणु की और आंशिक विस्थापन ही क्या कहलाता है? प्रेरण प्रभाव कहलाता है। प्रेरण प्रभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब तो ये है, क्या है, हम यहाँ पर डील करते हैं कार्बन से। मान लीजिए कार्बन है, देखिए जो एल्किल ग्रुप होता है ना, आर ग्रुप है ना, ये क्या करता है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन ये देता है किसी इलेक्ट्रॉन यूनिट स्पीड। मान लीजिए कार्बोकेटायन, ये कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ मान लीजिए एल्किल ग्रुप जोड़ देना, तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है उसका प्रभाव कौन सा होता है? इसका प्रभाव होता है क्या? ये बंद इलेक्ट्रॉन देता है, आंशिक रूप से देता है। क्यों देता है? ये तो एल्किल ग्रुप है, ये कैसा होता है? sp3 संकरित होता है, जबकि ये कैसा होता है? sp2 संकरित होता है। तुम्हें पता है जब s कक्षक अर्थात s कैरेक्टर किसी ऑर्बिटल में किसी परमाणु के पास s परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्या होती है भैया? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बंद के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ेगी। इसका मतलब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा? ये सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये sp3 संकरित कक्षक है, जबकि ये कैसा है? sp2 संकरित कक्षक है, इसलिए क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तुम्हें पता है ना। ठीक है, ये तो है कार्बोकेटायन। मान लीजिए यहाँ पर हम रेडिकल की बात करते हैं, किसकी? हमारे पास क्या चल रहा है? रेडिकल चल रहा है। ये भी कैसा है? sp2 संकरित कक्षक है। कैसा है? sp2 संकरित कक्षक है। तो ये क्या करेगा? ये भी बंद के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या करेगा? जब कोई बंद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बंद इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो भाई एल्किल ग्रुप कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आई प्रभाव, है ना। माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा दर्शाते हैं? हैलोजन ग्रुप में माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और दूसरा कौन सा दर्शाते हैं? प्लस आर, या फिर इसको क्या कहते हैं? प्लस एम प्रभाव भी से कहते हैं। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है भैया इंडक्टिव इफेक्ट की बात। अब देखो, अब हम बताएंगे तुम्हें क्या कार्बन मूलक है उसकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट है, इसकी परिभाषा भी तुम लिख लेना साइड में, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब बताएंगे इसके बाद में हम क्या कार्बन मूलक की स्थायित्व। अब बताओ कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व के बारे में। एक तो बताऊंगा मैं क्या प्रेरण प्रभाव क्या करता है? कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को बढ़ाता है। और दूसरा बताऊंगा मैं क्या अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन में अतिसंयुग्मन कब होता है? जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कार्बन मूलक के रेस्पेक्ट में क्या हो? बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो इसका स्थायित्व। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें क्या कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व। अभी क्या कराया था? कार्बन मुक्त
मूलक की संरचना के बारे में बताया था। अब बताएंगे क्या, कार्बन मुक्त मूलक की स्थायित्व के बारे में। देखिए कार्बन मुक्त मूलक क्या मैंने पहले बताया था, कार्बन मुक्त मूलक कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है। इसका मतलब वो क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है तो क्या करेंगे, स्थायित्व कब प्राप्त कर सकता है, जब इलेक्ट्रॉन उसको कोई दे, इलेक्ट्रॉन दे। मान लीजिए किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसा कमी है, उसको कोई पैसे देने वाला हो तो बताओ वो स्थायित्व ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, स्थायित्व ग्रहण करेगा, है ना। तो देखिए स्थायित्व ग्रहण करेगा ना। तो कार्बन मुक्त मूलक है, उसके स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं जिनके द्वारा वो स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। उसके दो प्रभाव है भैया यहाँ पर ना, हमारे जो पीएचडी में है वो दो प्रभाव बताए गए हैं। एक तो है कौन सा, एक तो है हमारे प्रेरण प्रभाव। देखिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उनमें पहला है भैया हमारे वो है प्रेरण प्रभाव। कौन सा है, प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो है पहला वाला, है ना, ठीक है। देखिए इसके बारे में देखते हैं प्रेरण प्रभाव क्या होता है। प्रेरण प्रभाव है, देखिए मैंने अभी बताया था तुम्हें, एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस धनात्मक प्रभाव होता है, अर्थात धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एल्किल समूह, हम जान एल्किल समूह, एल्किल समूह, देखिए कार्बन प्रेरण प्रभाव है, प्रेरण प्रभाव तो मैंने बताया था एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। जितने एल्किल समूह पर होंगे कार्बन मूलक पर, उतना ही अधिक स्थायित्व उसका बढ़ेगा, है ना। ठीक है, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ इधर तुम्हें। मान लीजिए तो है कार्बन, है ना, ठीक है।